डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। डॉक्टर साहब अयूब खान जी, आपका और हमारा लगाव लगभग 2004 से है। जी सर। और सर आपने मैंने सरस्वती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दामवा की नींव रखी थी 2001 के अंदर, और 2004 के अंदर आपके गांव के बच्चे गए थे और हॉस्टल में रहे थे सर। और आपके परिवार के सबसे पहले हिदायत खान जी का लड़का, आपका भाई का लड़का था, और आपने उसको और अपने परिवार के अन्य बच्चों को आपने स्कूल में दाखिला दिला के आए थे। जी। मेरे भी इत्तेफाक एक चीज़ याद है अच्छी तरह से कि जब मैं रात को 12 बजे तक क्लास ले रहा था, उस समय आप निज़ाम खान जी गाड़ी रखते हैं वो, और निज़ाम खान जी वो जो वृद्ध आदमी हैं वो थे, और आप भी साथ थे। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे को याद है, और मैं रात के 12 बजे तक क्लास ले रहा था। उस कमरे के अंदर हॉस्टल के बच्चे थे, मेरे गांव की लड़कियां और लड़के थे। तो अचानक आपने मेरा स्कूल का गेट का दरवाज़ा खोला, और उसके बाद में जब गेट में देखा आपने, तो मैं क्लास ले रहा था, तो मैं बाहर आ गया। तो मेरी स्कूल के अंदर सरस्वती की फ़ोटो और बालाजी की फ़ोटो और मक्का मदीना की फ़ोटो लगी हुई। तो सर आपने ये कहा कि ये क्या आपने सर्वधर्म कर रखा है। मैंने कहा मेरे लिए मैं फौजी आदमी हूँ, सारी जात पात एक ही है, सिर्फ मानवता का नारा है मेरे पास। सर उस समय आपने मक्का मदीना के बालाजी की सरस्वती फ़ोटो देख के क्या महसूस किया। मैंने हिंदुस्तान में रहकर सर्वधर्म अपनाने के लिए, और सर ये एकता, हिंदू मुसलमान एकता के लिए मैंने ये सोचा कि यहाँ जो शिक्षा मिलेगी वो एकता की शिक्षा मिलेगी, इसमें कोई भाईचारा बढ़ेगा और हिंदू मुसलमान को इसमें कोई भेदभाव नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। एक बात और पूछूं मैं कि आपके हिदायत खान जी का जो भाई का लड़का है, जी हाँ, और उसका मुझे 2 साल 12 महीने के बाद में मेरे को पता चला कि इसके बच्चे की मदर नहीं है, और आपने उसको 10वीं पास, मेरी स्कूल उस समय तक 10वीं तक की थी। जी हाँ। उसके बाद में आपने आगे स्कूल में भेजा, और आपने ये तय किया कि इस बच्चे को डॉक्टर बनाना है। जी हाँ। ये सर उस बच्चे के ज़्यादा नंबर भी नहीं थे, और ये इतना मतलब होश आपने जोश और हिम्मत और आर्थिक ये कैसे कर लिया सर। मैंने 10वीं की क्लास आपके स्कूल से जो बच्चे ने पास किया था, उसके बाद में इंडियन पब्लिक स्कूल चूरू, अच्छा, वहाँ से उसने सीनियर किया। उसके बाद में मैंने उसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हाँ, के लिए मैंने उसका एडमिशन करवाया था महात्मा गांधी सिक्कर से। बहुत बढ़िया। तो उसने 2 साल पूरी करने के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन हो गया था फार्मेसी में। हाँ। उसके बाद में मेरे को उसने कहा कि अंकल ये छोटा कोर्स है, अच्छा, तो इस कोर्स से तो कुछ नहीं होने वाला, मेरी इच्छा है कि बड़ा कोर्स करूँ। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा भाई ठीक है, तो आपके पापा से पूछूंगा। हाँ, तो पापा से मैंने अफ्रीका तो रहते उसको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा भाई आप जाने और आपका भतीजा जाने, अच्छा, जो आज की इच्छा है वो आप पूर्ति करो। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो उसके बाद में उदयपुर में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में, अच्छा सर, उसमें या मेडिकल की वो परीक्षा हो रही थी, हाँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। ठीक सर। उसमें उसे एग्ज़ाम दिया, उसको तो निकल गया, पास हो गया। तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छा। तो उसके बाद में हम उदयपुर गए, उसकी काउंसिल हो रही थी, वो काउंसिल में गए थे वहाँ। उसके बाद में तो वहाँ उनका वो नंबर आ गया। अच्छा सर, आने के बाद उसने कहा भाई आप का 2,95,000 पर फीस लगेगी सर। तो मैंने कहा ठीक है भाई हम देंगे। हाँ। तो बोले, उसने कहा कि हम 5 साल की पूरी साल फीस लेंगे। हाँ, तो उस वक्त मेरे लिए बहुत भारी था, 15 लाख 16 लाख रुपए थे, बहुत भारी। बहुत भारी थे। लेकिन मैंने वो संघर्ष नहीं हारा, और मैंने भाई साहब से, सच परिवार वालों से कहा कि यही बात है। हाँ, तो उसने कहा कि अच्छी बात है, परिवार में डॉक्टर बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम सब संघर्ष करेंगे, तो एक बच्चा कामयाब हो जाता, अच्छी बात है। हाँ, तो हम सब मिलकर वो 15 लाख रुपए एक साथ इकट्ठा किया। भाई साहब बाद में फोन किया अफ्रीका। हाँ। तो उसने कहा भाई ठीक है, परिवार वालों ने मेरे पर बहुत अच्छा आपने कर्ज दिया है, लेकिन अच्छा है आप परिवार के हो, तो इसलिए मैं आपका कर्ज अदा करूँगा। हाँ। लेकिन वो कर्जा अदा हो गया, सब कुछ हो गया, बच्चा डॉक्टर बन गया। आज सबकी दवा से, सबकी कृपा से आज वो मेडिकल में लाइन में वो डॉक्टर बन के राष्ट्र की सेवा में सेवा दे रहा है। अभी रात जारी है। जी जी। ये डॉक्टर साहब मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लोगों के अंदर इतनी कम्युनिटी की, इतनी भाईचारे की, ब्रदरहुड की जो भावना, आपके भाई का लड़का, बड़े भाई का लड़का, और 15 लाख रुपए आपने जुटाए, और उसके बाद में हर आदमी परिवार के सदस्यों को आपने इकट्ठा किया। ये एक आपके दिमाग की मतलब उपस्थिति क्रिएशन था, क्योंकि आप मेडिकल लाइन में थे,
तो बच्चे की भावना को आपने समझा, आप ये भी नहीं सोच पाए कि बच्चा कल अगर मान लो कोई गलत रास्ते पर चला जाएगा तो भाई साहब ऋण के नीचे दब जाएगा, बाकी बच्चे क्या करेंगे। तो आपको क्या ये बच्चे की बेसिक जो शिक्षा थी और बच्चे का व्यवहार था, इसके पूर्ण विश्वास था कि पूर्ण विश्वास था हमारे परिवार के। छोटा बच्चा था, इनकी मदर थी, वो जिस वक्त ये 3 साल का था उस वक्त इसकी मदर की डेथ हो गई थी, देहांत हो गया था। तो तयूब खान के हाँ क्या हो गया था। उसके बाद कोई छोटा बच्चा तो हमारे पास रहता था, हमारे से लगाव था इनका। अच्छा सर। तो इसने मेरे ऊपर ये कहा कि अंकल मैं बड़ा कोर्स करना चाहता हूँ, इससे नहीं होगा। तो मेरे एक भावना जगी कि इसका ये दिल है, वो बहुत ज्यादा मुझे है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम संघर्ष करेंगे। ये एक जुआ की तरह था, लेकिन हमने कहा ठीक है भी। आज हम 15 लाख रुपए दे दिए तो 1 साल 2 साल बच्चा वापिस आ जाता है, तो पैसे नहीं मिलते वापिस। नहीं मिलते। तो हमने सोचा ठीक है, जो भी 15 लाख लग रहे हैं आज, तो भी ये 6 साल का कोर्स करेगा पूरा, तो करीब हमारे 15-25 लाख रुपए 30 लाख रुपए खर्च होंगे। क्योंकि फीस हो गई, उसके बाद हॉस्टल फीस है, बच्चे के खर्च है और भी है 40 लाख रुपए, 40-50 लाख हो गए। तो मैंने कहा ठीक है, साल 2 साल उसने 1 साल हुई तो उसने पहले एग्जाम दिया, पहले वो उसका सेमेस्टर था, दूसरा सेमेस्टर में वो क्वालिफाइड कर गया। तो मैंने सोचा बस ठीक है, तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो हम जो भी हम हर हफ्ते में हर दिन में उसको 5 दिन से फोन करता था, ये कहता था भाई हमने जो किया है काम है तो हमारी याद रखना, ऐसा ना हो कि हमारे पर लोग ताना मारे कि डॉक्टर के चक्कर में बर्बाद हो गए। तो उसने कहा अंकल आपका जो संघर्ष है उसको मैं नीचे गिरने नहीं दूंगा और आपको ऊंचाई तक ले जाऊंगा, ये मेरा दावा है। डॉक्टर साहब अब मेरे को एक बहुत बड़ा खुद को एक प्राउड महसूस हो रहा है कि मेरे स्कूल का बच्चा 10वीं क्लास पढ़ा हुआ इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम थी उस समय मेरे पास, और उसके बाद में आगे आपने उसको एकदम आगे बढ़ाया और आज वो मेडिकल अफसर लगा हुआ है। 50 लाख रुपए डॉक्टर के लिए कोई मायने की बात नहीं है, क्योंकि 1 लाख रुपए तो लगभग उनकी सैलरी हो जाती है, फिर उसके बाद में 2 साल के अंदर 30 लाख 50 लाख 5 साल को पूरे कर लेते हैं। तो एक तो आपने समाज को अपने सेड़ा गांव के जितने बच्चे हैं उनको, मैंने एक दिन आपको ये भी सुना था कि 5-10 आदमी की मीटिंग थी, उसमें आपने ये कहा था कि अपने बच्चों की लाइफ को सुधारो, आप पॉजिटिव दिमाग के अंदर काम करते हो। मैं अब आपका थोड़ा सा आके ये पूछना चाहता हूँ, आप अपने बच्चे अरबाज के पास इंटरव्यू ली थी, आपने उसी लाइन को पकड़ लिया कि अरबाज को भी डॉक्टर बनाए? ये तो क्या है कि 1998 से मैं इसी लाइन में हूँ। अच्छा। मैं इसी लाइन में हूँ। तो मैंने यहाँ आके अपना मेडिकल का जो धंधा शुरू किया था 1998 में, तो मैं उस वक्त 2004 में कमाता था सर, लेकिन मैं 2003 के अंदर मेरे बाहर से ऑफर आया था कि आप यहाँ आ जाओ तो वही आपको 50,000 मंथली देंगे सर। तो मैं पासपोर्ट बना लिया, बाहर जाने की तैयारी कर लिया। तो मेरे 2-4 बुजुर्ग थे गाँव के, मोहल्ले के, उन्होंने कहा क्या बात है वो बाहर जा रहे वहाँ? बोले यार हमें तो बहुत अफसोस है, हमें तो हम ये सोच रहे थे हमारा एक बच्चा कुछ सीख के आया तो हमारी सेवा करेगा, और आपने पैसे के लालच में आप बाहर जा रहे हो, तो पैसे अच्छा है या सेवा? जो मैंने उस दिन से पास में अंदर रख दिया और बाहर जाने का मुंह तैयार किया। उसी दिन से मैं ये लगा कि लोगों को सेवा करेंगे, पैसे कोई दिक्कत नहीं, 50,000 रुपये कमाएंगे तो कल 50, आज 3 कमाए तो कल 5-50 में कमा लेंगे। उसी सेवा भावना से मैंने काम करता रहा। तो लोगों ने मेरी भावना को लोगों ने अच्छा मेरे को मिला, और उसमें एक दिन ऐसा भी आया कि लोगों ने कहा आप 50,000 के लिए बाहर जा रहे थे, हम आपको सरपंच बनाएंगे आज। तो लोगों ने एक तरफा होकर मेरे को गांव को सरपंच बना दिया। तो मैं 50,000 की जगह लाख रुपये शुरू कर दिया। पैसे कोई कीमत नहीं है, पैसे बड़ा नहीं होता है, आदमी इज्जत होती है वो सबसे बड़ी होती है। मैंने 5 लाख कमा ले, उसके पास उसकी इज्जत नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं इस छोटे से काम से आज यहाँ पहुँच गया, हो सकता है मेरे बच्चे इस लाइन में डालूं तो हो सकता है वो मेरे से ऊंचे चले जाए, इसीलिए मैंने जॉब में इसको डाल दिया। सर मैं एक बार सेड़ा गांव में आया हुआ था और एक पिकअप से कोई एक्सीडेंट हो गया था, और उसके परिवार के अंदर एक नए जवान आदमी की डेथ हो गई और उनके अंदर बहुत मातम छाया हुआ था। तो मैं भी उस जगह मौजूद था, और उस समय औरतों के मतलब सबके घर में यंग डेथ होती है तो अचानक उनके मतलब शौक सा पैदा हो जाता है। तो आप वहाँ मौजूद खड़े थे अपना हैंडबैग लिए, तो मैंने फिर वहाँ ये देखा कि मतलब उस समय मेरी पहली मुलाकात वही थी आपका चेहरा देखने की। तो वहाँ आप किस तरह से सतर्क थे कि जैसे शायद ये कोई खोतों के अंदर होता था, तो सर आपने वहाँ इस तरह से अलर्ट खड़े थे जैसे डिफेंस के अंदर बॉर्डर पर आदमी खड़ा रहता है, किसी के कोई मिल गया ना या कुछ के और कुछ हो जाना, आप तैयार खड़े थे। तो मेरे मन में एक आपके प्रति इतनी भावना पैदा हुई फौजी होने नाते कि यार कितनी सेवा के लिए खड़े हुए हैं और कोई ऐसे नहीं हो जाए। तो एक बार मैं रतन सलाम बता सर,
तो एक लेडीज बड़ी भयंकर बीमार थी, तो उसने कहा कि मेरे को रुदन लेते रहो जल्दी तुरंत। उसके हस्बैंड ने कहा कि अयूब खान जी के पास ले जाए। मैं उनके घर में ही बैठा था, तो मैं कहा अयूब खान जी यहाँ सड़े में डॉक्टर है वो? बोला हाँ। बोले रतनगढ़ जाएंगे तो टाइम लगेगा, किराया लगेगा, और उसके बाद में वहाँ पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, इसकी बजाय है अयूब खान जी के पास ले जाए। तो वहाँ आपके तुरंत उनके आपके पास वो आ गए। तो फिर इत्तेफाक में कोई 15-20 दिन के बाद उनके घर वापस मिलने गया था, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ठीक हो, क्या बढ़िया हूँ। तो आपने ट्रीटमेंट कहाँ से लेकर? अयूब खान जी से लिया। तो ये जो आपके आसपास के गांव का है, अब आप जो ये हॉस्पिटल खोला है इसमें इतना इन्वेस्टमेंट किया मेरी तरह, जैसे मैंने सरस्वती पब्लिक स्कूल के लिए 35 गाँव के लिए मैंने खोली है, और इर्द गिर्द 35 गाँव के बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, कोई नेवी में जा रहा है, कोई डिफेंस में जा रहा है। ये सर इतना हॉस्पिटल देखा है मैंने आपका, और उसके अंदर आपने इस तरह से बनाया इसको कि कल कोई पेशेंट आ जाता है, चाय की जरूरत होती है तो चाय ऊपर बन जाएगी, और आईसीयू के भी 2 आपने बगल के अंदर 2 कमरे बना रखे हैं इस तरह से। ये इतना खर्चा आपने, जैसे पहले अयूब खान को डॉक्टर बना दिया और अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहे हो, ये एक 30-40 गाँव के लिए आप सौगात पैदा सौंप रहे हो। ये आपका जज्बा यहाँ से कैसे क्रिएट हो गया कि मैं ऐसे? देखो जज्बा ये है कि आपने कहा कि मैं जो उसके घर में पहुंचा वहाँ खड़े थे, तो आज रतनसरा है, सेला है, कल की बात है, आज 15 दिन पहले मौलीसर बड़ा में एक बाहर से बॉडी आई थी। अच्छा सर। राजपूतों में, तो वो उन्होंने फ़ोन किया कि भाई आप आओ, हमारे जो लेडीज आई हुई है उनको वो बेहोश हो गई है। तो मैंने कहा तुरंत मैं वहाँ पहुँच गया, तो उसको ट्रीटमेंट दिया, वो सही हो गई। तो मेरा ये है कि जो जिस घर में डेथ होती है तो उस घर में मातम जाता है, उसमें बहुत बड़ा शोक हो जाता है, और बहुत सी औरतें आज ऐसी होती हैं कि वो बेचैन हो जाती हैं, उसे झाड़े जुट जाते हैं। तो उस वक्त वो कौन फ़ोन करता है, वो काम छोड़ के तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ। बिल्कुल हो सकता है कि किस स्थिति में हो, तो मैं वहाँ ट्रीटमेंट प्राथमिक उपचार करने के बाद वो सही हो जाता है, ठीक है, उसके बाद तुरंत उसको रेफर कर देता हूँ, शुरू भेज देता हूँ, लेकिन उसको प्राथमिक उपचार कर देता हूँ। हो सकता है तो 99% वो सही हो भी जाता है। इसी वजह से आज ये कोरोना का जो कहर चल रहा है, उसमें आज मार्च से लेकर अगस्त का महीना चल रहा है सर, तो इसमें शहर में स्थिति खराब थी, जो लोग वहाँ डॉक्टर थे वो पेशेंट को देख नहीं रहे थे, दूर से उसको दवाई दे रहे थे। तो ये खुडेरा है, छोटा बड़ा खुडेरा है, तो ये मौलीसर छोटा बड़ा है, जानवा है, रतनसरा है, और ये सादरा है। इनके जो मरीज थे वो करीब करीब मेरे पास आते थे, तो लोग कहते थे यार आपने गांव में कोरोना नहीं है लेकिन आप लेके आओगे, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, उसको कोरोना है आपको क्या पता चलेगा। तो आपके सबसे पहले होगी, तो मैंने कहा भाई ठीक है, 50 आदमी ट्रीटमेंट जाता है, मैं एक का प्रमोट जाए कोई दिक्कत नहीं इसमें, सही है, 50 तो बचते हैं। तो मैंने कभी रात को दिन को किसी आदमी को ये नहीं कहा कि आप मेरे घर पे ना आया करो, मैंने कहा मेरा दरबार खुला है, आप जब भी हो मेरे से जो होगी तो आपके लिए सेवा करने के लिए अन्य टाइम तैयार मिलूंगा। सर एक बात, ये जो आपको हॉस्पिटल खोला है, इसको आप एक बहुत बड़ा इंतजाम दिया आपने, तो भविष्य के अंदर ये मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मैंने जो स्कूल खोली थी सरस्वती पब्लिक स्कूल है, तो मेरे के गांव वालों ने मेरे को ये कहा था कि ये फौजी आदमी है, फौजी के दिमाग घुटनुम होता है। मैं स्पष्ट बात करने वाला हूँ, यहाँ यार हिंदी मीडियम स्कूल नहीं चल रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल कहाँ से चलेगी। और मेरे सर 2005 के अंदर एक बैच निकला था, और उसमें मात्र 7 बच्चे थे, उसमें से 3 बच्चे डॉक्टर बन गए। और यहाँ तक कि रीजनल लैंग्वेज अपनी जैसे संस्कृत अपनी भाषा, उसमें 99 नंबर आए थे बच्चे के, और सख्त परीक्षा ली थी प्रिंसिपल ने वहाँ। और मैंने फिर 5 करोड़ रुपये लगा करके, और आपकी तरह ये हॉस्पिटल की तरह मैंने स्कूल खोली, और आज काफ़ी बच्चे वहाँ से निकले हुए हैं सर। आपके गांव के बच्चे 80 बच्चे जाते हैं आपके मतलब गाइडलाइन की वजह से। इसके अंदर सर जो आप हॉस्पिटल खोल रखा है, आपके खुद डॉक्टर हो, आपके 2 बच्चे और डॉक्टर आ जाएंगे, तो आपको पूरी तरह से मदद मिल जाएगी, आपका टेक ओवर कर लेंगे, आपको बुढ़ापे में जाओगे तब। लेकिन इनकी गाइडलाइन आपको, आपकी गाइडलाइन को बहुत मिलेगी। तो सर इसके अंदर आगे का विस्तार आप क्या सोच रहे हैं? आगे का विस्तार ये सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम है, क्योंकि आज की जो खान पान है वो तो आपको पता है सब दवाई से मेडिसिन चलने वाला है। बिल्कुल। तो हर आदमी के आज से बीमारियां बढ़ रही है, क्यों लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आने वाले समय कितना खराब आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग दवाइयाँ और जहर सब्जियाँ वगैरह खाते हैं, तो रोग तो बढ़ता ही है, बढ़ता है। तो हमें सोचते हैं कि हमारा जो गांव है वो रतनगढ़ और चूरू के बीच की सेंट्रल गांव है। बिल्कुल सर। और आने वाले टाइम में ये आबादी कल यानी आज से 20 साल पहले हमारे गांव में 400-500 घर थे, आज 800 घर हो गए। 800 घर। तो आने वाले 10 साल में हमारे गांव में करीब 1200-1300 घर हो जाएंगे, और इलाके के बहुत गांव हैं
तो यहाँ इतनी बड़ी सुविधा और नहीं मिलेगी। तो ये सोचते हैं कि हम ये शुरू कर देते हैं, हमारे बच्चे 2 डॉक्टर बन जाता है। एक मेरा बच्चा बड़ा वो फार्मेसी कर चुका है अभी। तो हम सोचते हैं कि हम 3-4 स्टाफ हो जाते हैं, और जो हो सकता है तो हमारे जो बच्चे हैं इनके जो घर वाले आए वो डॉक्टर आ जाएंगे। तो हमारा घर का 4-5 का स्टाफ हो जाता है, तो हम पूरे हॉस्पिटल को हम हैंडल कर लेंगे। इस इलाके में पूरे इलाके में 4-5 15-20 गाँव हैं, तो इसकी सेवा हम देने के लिए आप एक कोशिश है इसको गाँव में 15-20 गाँव में सेवा दें। और जो सुविधा शहर में मिलती है, जैसे अक्सरा है यानी डायग्नोसिस सेंटर खोलने के, वो हम यहाँ करने की हमारी कोशिश है आने वाले 5 साल में। डॉक्टर साहब होनी भी चाहिए, एक्सरे की है, ये लेब की है, ऐसी आपकी अगर हो जाती है तो बाहर जाने की जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। उसकी आप एग्जामिनेशन रिपोर्ट देके तुरंत अपना इलाज उनको तुरंत दे सकते हो। मैंने ये देखा है कि कई रतनसरा गांव के अंदर सुना है, मैंने छेड़े में सुना है, खुडेरे बड़े में सुना है कि हम यार रतनगढ़ जाते हैं, चूरू जाते हैं, हमारे पास है वो टाइम डॉक्टर देते नहीं उतना, और फीस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, और वहाँ 150 फीस लेते हैं। तो अयूब खान के पास जाते हैं तो दवाइयों में वो भी सेट हो जाता है, और सारा पैसा इतना कम लेते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। तो आप इतना एडजस्ट कैसे कर लेते हो? लोग तो लूट खसोट मतलब इसमें ये है कि लोगों की भावना मेरे साथ में बहुत से बुजुर्ग लोग आते हैं, औरतें आती हैं, तो उनके दर्द होता है और होता है, तो मैं उसके इंजेक्शन लगाता हूँ करता हूँ, तो उसके तुरंत आराम आता है। वो कहता है मालिक तुम्हारा भला करे। उस भलाई की वजह से आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। लोगों की दवा है वो जो है, जो लोगों की आत्मा से निकलती दवा, उसी से आज सब कुछ ये। डॉक्टर साहब एक बार मैं आपके गांव के अंदर दक्षिण दिशा के अंदर घर है इस्पाक जी का जी हाँ, और मैं वहाँ कोई बच्चे के एडमिशन के लिए गया था जी। तो वहाँ सर मैं देखा वहाँ कम से कम 20-30 फुट की ऊंचाई थी वो घर की जी। और आप उस समय सरपंच थे जी हाँ, और वहाँ खुरा बना रखा था आपने जी हाँ। तो मेरी गाड़ी जब ईटीओ से वहाँ चली गई तो मेरी आत्मा अंदर से खुश हुई और फिर मैंने ये सोचा कि यार अयूब खान जी को फोन करें। तो मैंने आपको शायद याद होगा मैंने फोन किया था कि आप रतनगढ़ तहसील के सबसे बेस्ट सरपंच हैं। तो सर ये आपने इतने मतलब ऊंचाई के ऊपर टीले बना मतलब आपने खुरे बना दिए, गांव वालों के लिए उतरने में चढ़ने में इतनी सुविधा होगी और गांव वालों का पंचायत का आपके ऊपर पूर्ण विश्वास तो ऑटोमेटिक ही कि मैंने मेरे घर में बैठे ये सुना था अयूब खान जी को एकदम मतलब निर्विरोध घोषित कर दिया कि सरपंच। तो ये आपका इतना छोटी सी उम्र के अंदर लोगों ने आपके ऊपर ये मेडिकल लाइन से विश्वास किया। मेडिकल विश्वास, मेडिकल में जो भी वो बच्चा आ जाता है या औरत आ जाती है, बुजुर्ग आ जाता है रात को 12 बजे या दिन को 12 बजे, तो पैसे लेके आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैंने आज तक 20 साल की ये मेरी जो सेवा भाव इसमें कभी मैंने किसी से पैसे के बदले को दवाई वापस नहीं मिली। तो मैं पहले से उसको पैसे जैसे मांग रहा हूँ 10,000 यानी 1,000 2,000, फिर वो दवाई लेने आ गया तो मैंने उसको ये नहीं कहा भाई तू पैसा लेके नहीं आया दवाई नहीं दूंगा तेरे को। इसी भावना से लोगों ने मेरे प्रति लोगों की भावना है वो जगी, इसलिए मुझे लोगों ने सर्वसम्मति सम्मत के लिए। एक सर मैंने स्कूल खोली तो आपके जो कम्युनिटी की जो बच्चियां हैं वो पढ़ने के लिए बहुत बाहर कम जाती है और ज़्यादातर गांव के स्कूल में रहते हैं, उसके बाद में फिर बाद में आगे जो गांव के स्कूल है प्राइमरी है मिडिल है हायर सेकेंडरी वहीं तक करते हैं, उसके बाद भेजना नहीं चाहते हैं। और मैंने ये देखा है कि आपके गांव की कम से कम 15-20 बच्चियां मेरे पास जाती हैं 12वीं क्लास तक अध्ययन कर रही हैं, छोटी क्लास से। आपके भाई साहब हैं आपने जी उनकी पोतियां पहली क्लास दूसरी क्लास से भी जा रही हैं। तो ये आपने एक मैंने ये सुना था कि डॉक्टर साहब ये बच्चों को और बच्चों की माँ को ये एक प्रोत्साहन दे रहे हैं कि अपनी बच्चियां एडवांस होनी चाहिए और बाहर जाकर के आगे जाकर के वो कुछ करें। तो आपके गांव की एक बहू थी वो मैंने उर्दू को टीचर भी लगाई थी, आपके गांव की एक लड़की थी उसको मैंने उर्दू की टीचर लगाई थी। अब जावेद खान जी मेरे पास उर्दू के टीचर हैं और उर्दू के अंदर 97, 95, 94, 93, 80, 88% नंबर आ रहे हैं। तो ये जो लड़कियों के अंदर आपने जगाई है बात है, ये आप कैसे आप मैंने जब भी हमारे कौम की मीटिंग होती है, एक हमारे जो कौम में चलता है क्याम खानी युवा क्याम खानी कमेटी है KKYB के नाम से, वो जो आज पूरे राजस्थान में चल रही है, तो उसमें हमारा एक दहेज चला कि दहेज प्रथा को कैसे बंद किया जाए। सही सर। तो मैं मेरे गांव में तहसील में जो हमारा एक सम्मेलन किया था बहुत बड़ा जिले का, तो हम तहसील में हम घूमे थे। तो लोगों ने कहा दहेज कैसे बंद कर, मैंने कहा दहेज बंद ऐसा नहीं होगा, दहेज से होगा कि हमारी बच्चों में शिक्षा होगी, शिक्षा तो खुद अब दहेज बंद हो जाएगा। एक बच्ची जो पढ़ के जाती है 2 घर को रोशन करती है, एक बच्चा पढ़ता है घर में रहता है, बच्ची घर की माँ और बाप और ससुराल दोनों को रोशन करती है और अपनी औलाद जब माँ शिक्षित होगी तो अपने बच्चों को शिक्षित करेगी। बिल्कुल माँ बाप है वो कमाने के लिए, जैसे हमारे जो कम्युनिटी में वो 18-20 साल होते उम्र वो विदेश चले जाते हैं, तो
उनको पता नहीं कि हमारे भी 2 साल से आते हमारी औलाद क्या करती है, सही है सर। पढ़ती है नहीं पढ़ती है, तो वो तो बैठे फोन करते हैं, पापा हमारे को फोन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो पापा भेज देते हैं। लेकिन उस घर में उसकी माँ पढ़ी लिखी होगी बच्चे की, तो वो इस गलत काम के लिए नहीं डालेगी, वो तो अपने बच्चों को घर शिक्षा देगी। इसलिए मैंने कहा कि आपको दहेज बंद करना है तो पहले अपने बच्चों को शिक्षा दिलाइए। हाँ, बिल्कुल। बच्ची शिक्षा लेगी तो दहेज खुद बंद होगी। मैंने सर एक बच्ची को खुडेरा पढ़ाई के अंदर जो मेडिकल ऑफिसर लगी हुई है, वो अभी कुंवारी है और मैं उसका वैसे मौसा लगता हूँ। मैंने उसको दहेज के बारे में कहा तो उसने मेरे को ये कहा कि मैं उस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगा जो डॉक्टर होगा, दहेज मांगेगा। और इत्तेफाक आपके गांव में मुस्कान है जिसके उर्दू में 88% नंबर आया था, तो आपने शायद वीडियो देखा भी होगा, मैंने फेसबुक डाला था। उससे मैंने पूछा बेटी अगर अगला आपको ये आके कह देता है हस्बैंड वगैरह आपके संबंध हो जाता है, शादी हो जाती है, वो कहती है कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, तो लड़की ने कहा कि मैं रिश्ता ही छोड़ दूंगा। ऐसा रुझान बच्चों में हो जाएगा तो सब हो जाएगा, सब सुधर जाएगा, समाज तो उस वीडियो से मैंने वीडियो 10-12 डाले थे, लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था वो। तो मतलब लोगों के अंदर बहुत बड़ी भावना पैदा हो रही है लड़कियों के अंदर। आपको मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ कि आपको सरस्वती पब्लिक स्कूल जांदवा का जो पहले सचिव था, मेरा इकलौता पुत्र था, वो अचानक खत्म हो गया सर, स्वर्गवास हो गया। तो लोगों की भावना ये आ गई कि अब तो ओंकार जी है वो अकेला रह गया और उसके लड़का चला गया। वो मेरे पास 5 साल तक मेरे को एक देवता के रूप में सेवा दे के गया था और मैं अब एक तगड़ी हिम्मत कर रखी है। और उसमें सर जैसे हिदायत आपके मतलब भाई के लड़के की मतलब उसकी मदर खत्म हो गई थी और आपने 50 लाख रुपए लगा करके और उसको डॉक्टर बना दिया। मेरे भी सर 2 पोते हैं, मैं आपको इंस्पायरेशन लेना चाहता हूँ कि जैसे मैं अभी हिम्मत कर रखी है और मैं रिजल्ट भी इस साल बहुत बढ़िया शानदार दिया है, तो मैं आपसे थोड़ी इंस्पायरेशन लेना चाहता हूँ। मैं लोगों को देता हूँ लेकिन मैं लेना चाहता हूँ। देखो हम जब भी बैठते थे 10-15-20 आदमी बैठते थे, आपके स्कूल की बात चलती थी तो हम ये कहते थे ओंकार जो सरकारी टीचर है वो आ जाएंगे तो वो सिर्फ सेवा देंगे, लेकिन आगे जो स्कूल का भविष्य है वो ओंकार जी का लड़का है। हाँ। उसकी तो अच्छी भावना है, उसका अच्छा चाल चलन है, लोगों के साथ अच्छा लगाव है। हाँ। तो हमें उससे बहुत प्यार था। जब भी बात करता था वो अंकल जी कहके पुकारते थे। हाँ। तो उसका बोलने का, बैठने का, उसका लहजा ही अलग था, लेकिन मालिक ने उसको उम्र कम दिया था। हाँ। इसलिए मैं आपकी स्कूल से तो हमेशा मेरे को ये मेरे को कोऑपरेट करता था कि स्कूल में अच्छी पढ़ाई है, अच्छा लेन देन है, अच्छा स्टाफ है। लेकिन आपके बच्चे से तो मेरा बहुत ही अच्छा लगाव था। आपका बच्चा इस दुनिया में होता तो आने वाले 5-10 में आपकी स्कूल बहुत ऊंचाई तक पहुंचती। और मुझे जहाँ तक मेरा अनुभव है तो आपकी स्कूल कॉलेज तक और बड़ी यानी यूनिवर्सिटी में गिने जाती थी, लेकिन वो मालिक ने उसको जल्दी उठा लिया। अच्छा सर, अब मैं ये सोच रखी है कि मैं हार नहीं मानूंगा। जैसे आपके भाई साहब हाकिम जी आप हैं, तो मैंने अभी 60 साल की उम्र की है, मैंने मिलिट्री से भी 7 साल पहले रिटायरमेंट लिया था। उसके बाद मैंने माँ लेक्चरार के भी 2 साल से रिटायरमेंट ले लिया था। पहले मैं नौकरी का मातेत नहीं रहता हूँ। मैं मेरी जहाँ भी नौकरी की है धरने से की है और मैं मन में मेरे एक जज्बा है कि कोई कास्ट, क्रीड एंड सेक्स इन सबको छोड़ करके, जाति भेदभाव को छोड़ करके और अपनी शिक्षा आगे बढ़ती रहनी चाहिए। जितना अपने पास ज्ञान है वो समाज के बच्चों को मिलना चाहिए। तो आप क्या सरस्वती स्कूल के बारे में सोच रहे हो कि ये तत्पर ऐसी चलती रहेगी? जरूर चलती रहेगी। हमारे ये मालिक से प्रार्थना है कि आपकी उम्र मालिक बढ़ाए तो आप 10-20 साल और आपको उम्र दें तो आने वाली पीढ़ी अपने पोते हैं वो इस स्कूल को अच्छी तरह से, मुझे यकीन है कि स्कूल का आप अच्छे चलेगी। आपके गांव की तरफ से या आपके इलाके जितने आपके पास 15 गांव के अभिभावक आते हैं, पेशेंट आते हैं, उनको आप स्कूल का संदेश ये दो कि ओंकार में जिंदा है, मुझे पढ़ाने में कोई जरूर देंगे, वैसे जरूर देंगे, ऐसे कह अभी यही देंगे। डॉक्टर साहब एक आखिरी बात पूछता हूँ, वो आपसे संबंधित है। ये जो कोविड-19 है ये फैला हुआ है और मैंने जब ये कोविड-19 की शुरुआत देखी थी तो मतलब मरकज के आदमी थे, उसके अंदर उनकी मीटिंग हुई थी और हिंदुओं के भी मंदिरों के अंदर, मंदिरों में ऐसे मीटिंग होती है, सभाओं के अंदर। अच्छा, उन जो मरकज करने वाले आदमी जो मीटिंग कर रहे थे उनको उस समय ये पता नहीं था कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, हकीकत बात ये है। और उन्होंने अपनी मीटिंग कर ली और उसके बाद में अचानक जब ये हुआ कि नहीं तो अन्यथा उन्होंने मीटिंग की ऑर्डर भी ले रखा था, आदेश भी दिया था कि मीटिंग कर रहे हैं, और अचानक जब निकले तो वो अलग अलग नक्षत्रों में चले गए। अब ये मैं नहीं कहता कि मरकज से ही इतने ज्यादा फैले हैं, आज वो आदमी चलो अपने अपने एरिया में चले गए और उसके बाद में इन लोगों ने क्या है कि एक मैं सत्य बात करना चाहता हूँ कि एक अफवाह उड़ाई, कुछ 50% सही था, 50% गलत था।
अब उस समय तो मरकज का एक बार हल्ला चलाता रहा, ये मार दिया इन लोगों ने, सबने ये कर दिया। आज सर राजस्थान के अंदर 62,000 पेशेंट आ रहे कोविड के जी, उसके अंदर मरकज वाले कितने गिने जाते हैं? ये गलत है कि सही देखो है? जो कोविड का पहला जो केस आया था केरल में आया था। केरल में आया था जी, उसके बाद में जो दुनिया में हाहाकार मच रही थी, हाँ। तो इंडिया गवर्नमेंट की हम ये घोषणा कर रहे हैं कि उसको जो वीजा जारी नहीं करना चाहिए था, हाँ। उनको बुलाना नहीं चाहिए यहाँ था हाँ। कि भाई देश के विदेशों में हालत खराब है, हाँ। तो हम चाइना से और से चाइना के भी थे यहाँ, हाँ। इंडोनेशिया के भी थे, हाँ। सब लोग यहाँ आए थे, तो उनको पहले तो वीजा जारी करना ही नहीं है हाँ, देना ही नहीं। क्यों वो यहाँ आए तो पता नहीं उनके पास थे या नहीं, थे या नहीं, हाँ। है नहीं, हाँ। वो ऐसे आए थे ना, हाँ। उस वक्त ये हाहाकार मची हुई हाँ। विदेशों में थी, अब इंडिया में नहीं थी। हाँ। तो इंडिया गवर्नमेंट ने वीजा जारी कर दिया। हाँ। तो वीजा जारी करने के बाद में तो वहाँ सामने ही थाना है, सब प्रशासन के आमने सामने है, तो तुरंत प्रभाव से उसको अपने स्थान पर उसको भेज देना चाहिए था। उसको अलग अलग जैसे अलग, क्योंकि मरकज का मामला ये है कि वहाँ 2 अधिकारी लगे हुए हैं हाँ। गवर्नमेंट के, बिल्कुल। तो सुबह और शाम के वो न्यूज लेते हैं कि आज कितने आदमी मरकज में आए हैं, हाँ। कितने आदमी गए हैं, हाँ। कितने विदेश से आए हैं, कितने इंडिया से आए हैं, हाँ। और आज कौन कौन से स्टेट से यहाँ से गए हैं, हाँ। और कितने आदमी शेष बचे हैं। हाँ। मरकज में यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के 2 सदस्य, 2 अधिकारी हमेशा आके सरकार को सूचना देते हैं। हाँ। तो सरकार को तो पता ही था हाँ। कि हम इतने आदमी हैं, बिल्कुल सर। तो तुरंत भाव से हाँ। उसको यहाँ से निकाल देना चाहिए था। बिल्कुल। हाँ, हम मानते हैं कि उसमें थे मरीज थे वो, हाँ। तो उसको वहीं रोक के हाँ। या तो उसकी इलाज करवाते, अगर नहीं करवाते, हाँ। या उसको अपने तुरंत प्रभाव से सब वीजा वो विदेश से आए थे, तो उसको तुरंत प्रभाव से उसको देश भेजना चाहिए था। एक डॉक्टर साहब बात और पूछना चाहता हूँ कि अमेरिका है जी, उसके अंदर सबसे ज्यादा मतलब मृत्यु दर हुई जी हाँ, कोविड-19 की वजह से, और उस समय अमेरिका हाहाकार मची हुई थी, चाइना में शुरू हुई थी वुहान के अंदर, तो वहां सर मरकज के आदमी तो थे ही नहीं, तो वो फिर हिंदुस्तान का अमेरिका का अगर कंपेरिजन किया जाए तो एक मैं आपके परिवार पे या मेरे परिवार पे लांछन लगा दिया जाता है, तो सर जिसके घर में जुकाम हो जाती है, दूसरा आदमी तीसरे संपर्क में आ जाता है, उसके अगर कोविड-19 हो जाती है, तो वहां अपने परिवार के दोनों के लांछन क्यों लगाया जाता है? देखो हिंदुस्तान ने जो पहले था वो हिंदुस्तान नहीं रहा। हाँ। आज लोगों में जातिवाद के जहर है वो फैल गए हैं। हाँ। पहले हमारे गांव में था, अभी भी हमारे गांव में है, ऐसी हाँ। कोई बात नहीं है कि हाँ। हमारे गांव में वो फितरत नहीं है। हाँ, नहीं है। किसी के घर में शादी हो गई तो पूरे हमारा मोहल्ला वहाँ रहना, उनका हमारे यहाँ बिल्कुल आता आना, है। हर चीज में दुख सुख में शामिल होते थे। हाँ। और हिंदुस्तान की ये परंपरा रही है हमेशा से बिल्कुल। कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को परंपरा नहीं, खास राष्ट्र में थे नहीं बिल्कुल, और हमारे राष्ट्र में है ही नहीं हाँ, बिल्कुल नहीं है। और हिंदुस्तान में भी नहीं थी। नहीं थी। लेकिन ये आने वाले जो पिछले 10 साल 15 साल बीच से ये हाँ। लोगों में जहर डाल दिया गया है कि हम हिंदू है मुसलमान हैं। हाँ, ये गलत है। ये गलत है। हाँ। इसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था गिर रही है। गिर रही है। हिंदुस्तान के जो परिपाटी है वो विदेशों में जाके हमारी छवि खराब हो रही है। छवि खराब। आज हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया थी और आज भी है। हाँ, बिल्कुल। हिंदुस्तान जो आज से 50 साल 40 साल हिंदुस्तान आजाद होने के बाद हिंदुस्तान हमारा था, वो हिंदुस्तान आज हो जाए तो हिंदुस्तान फिर भी पूरे वर्ल्ड का आज राजा बन सकता है। बिल्कुल बात है। लोगों की सोच हाँ। वो कमजोर हो गई, हाँ। लोगों की शिक्षा है वो कमजोर हो गई, लोगों की दिमाग सोचने शक्ति वो कमजोर हो गई। मेरे डॉक्टर साहब मेरे स्कूल के अंदर मोहम्मद के जो बच्चे हैं, जी हाँ, आपके कम्युनिटी के, वो कम से कम 100-150 बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियां और लड़के सब। जी हाँ, और मैं प्रार्थना सुबह प्रेयर कराता हूँ तो बच्चों को मैं मोटिवेट करता हूँ। जी हाँ, उसके अंदर मैंने एक बार डॉक्टर पूनिया साहब का स्वागत किया था प्रोग्राम में, मौजूद थे आप पे, और वहाँ मैंने 7 मोटरसाइकिल और स्कूटी बच्चों को बांटी थी। उसके अंदर मैंने एक प्रार्थना लगाई थी सिरोधर्म की, और उस सिरोधर्म की प्रार्थना के ऊपर मेरे को डॉक्टर पूनिया जी, एनसी पूनिया न्यूरोलॉजिस्ट है, एक मेरे नौरजी वर्मा मित्र हैं मेघवाड़ रतनगढ़ के चूरू के, तो वो प्रांतीय सभाध्यक्ष रहे थे। उन्होंने फिर बाद में मेरे को व्हाट्सएप और फेसबुक डाला कि आपने ऐसी प्रार्थना शुरू से ही प्रोग्राम से करवाई थी जिसका हम कल्पना ही नहीं कर सकते। ये आपके अंदर ये प्रार्थना कहाँ से आप लाए, कैसे लाए? तो वो प्रार्थना आपको भी अच्छी लगी थी क्या? जी जी जरूर लगी, क्यों नहीं लगी। वो सर्वधर्म की प्रार्थना है, वो तो एक मालिक से प्रार्थना तो है वो। हाँ। कि भाई बुजुर्गों के बच्चों से कि उसकी सेवा करना। हाँ। ये उस प्रार्थना और क्या है। हाँ। तो वो तो मीठी जबान बच्चे की जबान में वो एक दवा है वो। दवा। अच्छा डॉक्टर साहब, अंतिम क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि
आपका सरस्वती स्कूल के ऊपर पूर्ण विश्वास रहेगा? जी जरूर रहेगा, आपके परिवार का रहेगा? पक्का रहेगा साहब, जरूर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं मेरी तरफ से आपके हॉस्पिटल को और आपको आपके पूरी परिवार के आपके एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ। हनीफ खान जी फौजी रिटायर्ड थे, आपके शायद क्या लगते हैं? मेरा भतीजा लगते हैं। उसके बच्चों को आप ले गए थे मेरे पास, हॉस्टल में रहा था, हॉस्टल में रहा था, और वो बच्चा पोस्ट में लगा आर्मी। एक आपके गांव का आदिल नाम का लड़का है, वो भी बच्चा मेरे पास लग गया। ये मेरी सरस्वती स्कूल की तरफ से आपके गांव को भेंट है। जी जी। और मैं ये चाहता हूं कि जब तक आप बच्चे मेरे पास भेजोगे, आपके लड़कियों की, आपकी बेटियों की, आपके मतलब बच्चों की मेरी सेफ्टी रहेगी और सुरक्षा रहेगी। जब बच्ची या बच्चा मेरी बस में बैठ जाता है, वो जिम्मेदारी मेरी हैंडओवर हो जाती है। और जब तक आपके पास घर में नहीं पहुंचती, तब तक आपकी मेरी जिम्मेदारी रहती है। मैं रात के 9 बजे तक 8:30 बजे तक एक्स्ट्रा क्लास लगाता हूँ बोर्ड की, तो उसमें किसी प्रकार की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी स्कूल खुद की है। अब मैं थोड़े दिनों में ये सोचने वाला हूँ डॉक्टर साहब है कि 5 या 10 साल के बाद में ये संस्था, जैसे मैं 35 गाँव को सौंप रखी है, वैसे ही मेरी फीस को ज्यादा नहीं है। मैं पेरेंट्स के साथ तालमेल करके, अब जैसे मेरी स्कूल लगी नहीं है, कोविड-19 में किसी की नहीं लगी है, तो फीस लेंगे नहीं। स्कूल नहीं है तो फीस किस चीज की फीस है? और मैं गरीब आदमी आता है तो आपकी तरह जैसे मैं भी उसको छूट दे देता हूँ। तो भविष्य में पहले तो मैं आपसे ये दुआ करता हूँ कि मानवता के नाते आप जैसे अपना काम ले रखा हाथ में, गांव के आपके ऊपर, पंचायत के आपके ऊपर पूरा विश्वास है, और पेशेंटों का आपके ऊपर पूरा विश्वास है, और हमारा पूरा विश्वास है। खुदा ऐसे करे कि आपकी लंबू आयु में और इस हॉस्पिटल को ऊंचे से ऊंचे दर्जे पर पहुंचाएं। जैसे सरस्वती स्कूल के अंदर आज 27 सब्जेक्ट हैं और कहीं भी मार नहीं खाती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विद्यालय से आप जुड़े रहें। और आपके भाई साहब फौजी हैं, उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया है, और भविष्य में किसी प्रकार की अगर समस्या आती है तो सरस्वती मेरी नहीं है, वो आपकी है। जी जी जरूर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको डॉक्टर साहब मेरा निवेदन है कि हमेशा आप कुशल मंगल रहे, स्वास्थ्य बढ़िया रहे, और मेरा दिल आपसे वैसे हमारी भी यही कामना है, हमारी भी इच्छा है कि मालिक आपको लंबी उम्र दे और सरस्वती स्कूल को आगे तो पहुंचाए और उनको बढ़ते। और डॉक्टर साहब अब आखिरी इच्छा ये है कि लोग तो इंटरव्यू फॉर्मेलिटी की करते हैं, और मैं इंटरव्यू करता हूँ हकीकत। जी जी। अब हम बैठ करके थोड़ी आपके घर में चाय पियेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आप देख लीजिए, एक ही परिवार में डॉक्टर अयूब खान जी के परिवार में 2 बच्चे डॉक्टर, एक बच्चा एयरफोर्स में लग गया, एक बच्चा आर्मी में लगा हुआ है, और इनकी बच्चियां जा रही हैं, और एक बच्चा फार्मेसी कर रहा है। ये सिर्फ सरस्वती पब्लिक स्कूल के बच्चे निकले हुए हैं। और आगे मेरा दावा है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ऐसे ही डॉक्टर और इंजीनियर और आर्मी और नेवी एयरफोर्स में भर्ती बच्चों को करवाता रहूंगा। और मैं कभी मार नहीं खाऊंगा इस चीज के लिए। मैं फौजी आदमी हूँ और मानव सेवा के लिए पैदा हूँ। जाति भेदभाव मेरे पास बिल्कुल नहीं है, मेरे नजदीक नहीं आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन आदमी को मेरा पता नहीं उनको पता चले, डॉक्टर साहब का पता नहीं है पता चले। मैं जिंदा जागता आपको वीडियो दे रहा हूँ, मेरे पास फॉर्मेलिटी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।